Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know, in previous video I discussed about T.S. Eliot and it was really a very abundant knowledge video. You can also go through that one, and today's video is going to be really very crucial and important for all of the students who are preparing for masters in English literature through the books of current notes. And I'll give you an overview of the questions. I think 4 to 5 questions maybe. Then you will learn inshallah a lot from this video. Let's start guys. फर्स्ट पे बात आती है ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के क्वेश्चन की. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इस तरह एलाबोरेट करना है कि इसको टी.एस. एलियट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पे आ जाएगा आपका ट्रेडिशन का कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशंस, और दूसरा आ जाएगा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, और थर्ड पे आ जाएगा कंक्लूजन. पहले में आपको टी.एस. एलियट ये बताता है कि आपको ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, आपको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए. ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है कि टी.एस. एलियट जो है वो आपको ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहने का मशवरा देता है, लेकिन आपको ये नहीं कहता कि आप उससे कुछ फॉलो करो या यानी आप उसको उठाओ, कॉपी करो और पेस्ट करो और अपना काम एक नए तरीके से कर लो. नहीं, आपको अपनी ट्रेडिशंस को साथ लेकर चलना है, क्योंकि जो पोइट अलहदा से कुछ काम करता है और जो बिल्कुल अपनी ट्रेडिशन से कल्चर से कट जाता है तो उसका काम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि पोइट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिटिक के ऊपर कि वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को कुछ ऐसा नॉलेज दे या कुछ ऐसी रिसर्च दे जिससे उनको फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो. और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि जो भी वो क्रिटिसाइज़ करे उसमें कुछ ठोस बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर की बातें हो या उसमें कुछ डेप्थ ना हो. ट्रेडिशंस के बारे में उसने ये सब बताया आपको. फिर दूसरा आ जाता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री में आपको पर्सनल होके नहीं लिखना. अगर दो चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो अगर आप पर्सनली किसी चीज़ को पसंद करते हो और किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आपकी पोइट्री में ये चीज़ झलकनी नहीं चाहिए. अगर तो ये चीज़ आपकी पोइट्री में झलकेगी कि आप इसके अपोज्ड हो और इसके फेवर में हो तो वो कभी भी पोइट्री अच्छी पोइट्री नहीं होती. पोइट को हमेशा रेशनल हो के उसकी इंटेलेक्चुअल थॉट्स होनी चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से लिखना चाहिए, ना कि बच्चों की तरह इमोशनल हो के. तो ये सारी बातें वो सेकंड में आपको बताता है. और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन देता है इन दोनों का, ऊपर वाले दोनों सब्जेक्ट्स का वो थर्ड में आपको कंक्लूजन देता है, जिसके हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स पॉइंट आउट करने होते हैं. सेकंड पे आ जाता है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट. बिल्कुल इसी तरह इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट में आप यही सब लिखोगे कि जो पोइट है वो अपना अगर इमोशंस को सामने ले आता है अपने, यानी कुछ इस तरह की सोचों को जो कि दूसरों, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी अलहदा सोच रखता है, किसी की भी सोच एक दूसरे से मैच नहीं करती. हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कोइंसिडेंस हो जाते हैं, कोरिलेट कर जाती हैं थॉट्स, क्योंकि जब आप किसी ऐसे रास्ते से गुज़रते हो जो तकरीबन काफ़ी लोग जिससे गुज़र चुके हैं, तो आप लोगों की जर्नी अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती है. जिस तरह प्यार और मोहब्बत के जो टॉपिक्स हैं उसमें जब कोई भी इंसान मोहब्बत में इन्वॉल्व होता है तो अक्सर उसके पैशन और फीलिंग जो है एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, और वो पोइट्री एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्हांस और कैप्टिवेट करती है. लेकिन जो अच्छा पोइट जो है उसको रेशनल होके लिखना चाहिए, उसको इस तरह लिखना चाहिए कि बात जो है वो क्लियर हो जाए रीडर के सामने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पोइट जो कहना चाह रहा है वही रीडर सुनना चाह रहा है, क्योंकि दोनों की जो है पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं. और इसी तरह जब पोइट अपने इमोशंस को अपनी पोइट्री के थ्रू क्रिएट करता है तो वो चीज़ एक पोइट को नहीं करनी चाहिए. उसको यानी उसकी इंटेलेक्चुअल थॉट्स होनी चाहिए, उसकी अप्रोच जो है वो फ़िलासफ़िकल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए.
कंक्लूजन में इसी तरह, और ये सेकंड भी आपका हो गया। थर्ड पे आ जाता है जी इलियट व्यूज़ ऑन मेटाफिज़िकल पोइट्स। अब इलियट जो है वो ख़ुद भी मेटाफिज़िकल पोइट समझे जाते हैं, जबकि उन्होंने ड्राइडन को, डॉक्टर जॉनसन को और ये मिल्टन को, फिर उन्होंने जॉन डन को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने मिल्टन की लैंग्वेज को पसंद किया क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिल्टन है उसने काफ़ी रोमन और ग्रीक लिटरेचर को भी पढ़ रखा है और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवाने का हकदार था। तो इस वजह से, लेकिन उन्होंने इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया उसको क्योंकि उन्होंने उसमें डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को देखा। जिस तरह आप देखिए दो चीज़ें हैं, जैसा जॉन डन की जो पोइट्री है उसमें आपको दिखाया जाता है कि लवर जो हैं उनको वो कंपास के साथ कंपेयर करता है, उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट कंपास के साथ करता है। तो कहाँ की बात कहाँ उठाकर ले जाता है वो। तो इसीलिए टी.एस. इलियट का ये कहना है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपस में जिनकी कोरिलेट बने। जिस तरह टी.एस. इलियट ने ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का ये आपको कॉइन किया हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, जो कि उन्होंने हैमलेट को दरअसल क्रिटिसाइज़ किया, जो कि शेक्सपियर का बहुत फेमस प्ले रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स में कुछ कोरिलेशन नहीं था, वो आपस में मैच नहीं करती थी। टू बी और नॉट टू बी का कॉन्सेप्ट जो था उसको, तो इसीलिए उन्होंने ये रेस्ट किया पॉइंट कि देखो जब दो चीज़ें आपस में मैच नहीं करती तो वो कैसे आपको इन्हांस और कैप्टिवेट करेगा, कैसे फैसिनेट करेगा। तो ये चीज़ों जो हैं पोइट्री को इससे ज़रा साइड पे होकर लिखना चाहिए। यानी आप करो यूज़, अच्छा है, इंटेलेक्चुअल थॉट है आपकी, कुछ डिफरेंट है, क्रिएटिविटी है आप में, लेकिन कुछ इस तरह भी तो हो ना, इतनी मुश्किल भी ना हो कि दूसरे को समझ ही ना आए, और कुछ इतनी डिफरेंट ना हो कि जो पढ़ने वाला रीडर है उसको समझ ही ना आए कि ये बात कहाँ से कहाँ चली गई और कैसे चली गई। तो मेटाफिज़िकल पोइट्स में आप इस सब को लिखोगे। इलियट्स व्यू ऑन हैमलेट, ये मैंने जिस तरह आपको हैमलेट का बताया कि शेक्सपियर का हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स उन्होंने लिखा था, तो इस सब के बारे में उनका ये कहना था कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो है वो आपको दूर कर देता है। यानी चीज़ों का इस तरह इस्तेमाल किया जाए जो एक दूसरे से मैच ही ना करें, तो फिर कैसे आप उनको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्वालिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिक, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि फंक्शन, यस, क्वालिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिक और फंक्शन ऑफ एन आइडियल क्रिटिक। इसमें देखें, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ अ क्वेस्ट फॉर सम कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द परफेक्शन ऑफ आर्ट। कि ये जो क्रिटिसिज्म का फंक्शन है उसका ये कि आप में इतना क्वेस्ट होना चाहिए, इतनी ये एक ऐसी तलाश है, ऐसी कशिश है और ऐसी आपके अंदर जज्बा लाती है कि आप जितने भी कॉमन प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो करते हो। यानी ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दो अपने पीछे जो ट्रेडिशंस हैं उनको और एक नई चीज़ लेकर चलो, आपको उनको भी फॉलो करना है और जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो पोइट्री के उनको भी आपको फॉलो करना है। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। द फंक्शन कैन ओनली बी सर्व व्हेन द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट इज़ फॉलोड। आप अपना जो पोइट्री का फंक्शन है, जो क्रिटिसिज्म का फंक्शन है, उसको तब तक नहीं अच्छे तरीके से कर पाओगे जब तक कि आप उसको अपनी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते। देखें, एक इंसान जब अपने प्रीडिसेसर्स को ही भूल जाए, उन्हीं को ही फॉलो ना करे, तो फिर क्योंकि देखें उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, उनके जो लिटरेचर के काम हैं, उनका जो वर्क है वो इतना अजीम रहा है, इतना सब कुछ उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप जब उनको पढ़ने के बाद लिखोगे और उनको बगैर पढ़े लिखोगे तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। तो इसीलिए टी.एस. इलियट का कहना है कि ट्रेडिशंस को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें एक फॉलोवर को, एक पोइट को, एक क्रिटिक को पहले एकदम से अपना काम स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। उसको हमेशा अपनी ट्रेडिशंस को लेकर साथ चलना चाहिए। वो ये कभी भी नहीं कहता कि आप उनको फॉलो करो या कॉपी करो, बल्कि वो कहता है उनसे, अपनी ट्रेडिशन से, अपने जो डेड पोइट्स हैं, जो पीछे प्रीडिसेसर्स हैं, उनको इतने अच्छे से समझो और पढ़ो ताकि उसके बाद आप अपने आप को इस काबिल बना सको कि आपका काम और आपके अल्फाज जो हैं वो अपने में गोल्डन वर्ड्स बन जाएं और वो अपने अंदर एक अहमियत रखें अपनी। Thus, someone believing in the inner voice could not value criticism.
यही बात आ गई कि वो इनर वॉइस के ख़िलाफ़ थे, यानी अपने जो इंसान अपने हिसाब से लिखे, यानी उसको ये ना हो कि कोई क्या समझेगा, वो सिर्फ अपनी ही बात करता चला जाए और अपनी ही इनर वॉइस को आपके सामने लेकर आए, तो वो फिर एक अच्छा क्रिटिक और पोइट नहीं हो सकता। उसको हमेशा चाहिए कि वो जो बात है वो इस तरह करे कि वो यूनिवर्सल अपील रखे और पब्लिक में इस तरह समझी जाए और देखी जाए और उसको ऐसे ऑब्ज़र्व किया जाए जैसे कि उनका अपना ही कोई इशू हो। क्योंकि आप अपने अपने हिसाब से लिखोगे, अपनी बात करोगे, तो सिर्फ आप तक महदूद है, आप दूसरों का नहीं सोच रहे। एक क्रिटिक को, एक पोइट को इस तरह का होना चाहिए कि जब वो कुछ काम, उनका जो काम है वो यूनिवर्सल हो और सोसाइटी के बारे में इस तरह लिखा हुआ हो कि वो पूरे मुआशरे को इन्हांस करे। He calls inner voice vigoury, means liberal, characteristics of a Whig characterized by a belief in inevitable progress and tending to evaluate the past by the standards of the present। यही बात है कि आपको अपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ कोरिलेट करना है, आपको उनके उन मौज़ुओं को, क्योंकि देखें जो आप लोगों से बड़े राइटर रह चुके हैं, आपने अभी स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी 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 पूरी ज़िंदगियाँ उस काम में लगा दी, तो आप उनसे एकदम से तो मैच नहीं कर सकते ना। तो अच्छा इंसान वही होता है कि अच्छी चीज़ से सीखे। आपको उन पुराने कामों को अपने साथ लेकर चलना है, उनमें से आइडियाज़ गैदर करने हैं। इसीलिए तो टी.एस. एलियट को लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिक कहा गया, क्योंकि वो ऐसा निचोड़ रख देते थे सामने क्रिटिसाइज़ करके किसी काम को कि दूसरा उसे मानने पर मजबूर हो जाता था। उनके पास यही बात है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन जो है एक क्रिटिक की, वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। उसको इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो अपनी बात जब क्रिटिसाइज़ करने लगे तो फ़ौरन ऐसे उस टॉपिक पे उसके पास जो पेन है वो कम पड़ जाए और अल्फाज उसके धड़ाधड़ मुँह से निकलते चले जाएं। अच्छा जी, ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं, इनके आप ये नाम जिसमें देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी वॉगन है, जॉन डन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द मेटाफिज़िकल पोइट्री। ये भी आप इनको साथ अटैच कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये कुछ बच्चों को अक्सर समझने में मसला होता है, तो मैंने इसलिए छोटा सा पॉइंट निकाला है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ अ लिटरेरी टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन हिज एसे द मेटाफिज़िकल पोइट्स। मेटाफिज़िकल पोइट्स में इन्होंने ये सबसे पहले कॉइन किया ये वर्ड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इट रेफर्स to the way in which intellectual thoughts was separated from the experience of feeling in 17th century poetry। यानी इन्होंने टी.एस. एलियट ने 16 और 17th सेंचुरी की पोइट्री को थोड़ा उनको इस पोइट्री ने इन्हांस नहीं किया ज़्यादा, लेकिन 19th सेंचुरी की पोइट्री ने उन पे अपना असर छोड़ा और वो इस चीज़ को मानते भी हैं। उन्होंने इसलिए इसको नापसंद किया क्योंकि उन्हें लगता था कि सेंसेस के, यानी कुछ पोइट्स का कुछ ऐसी बात कर देना या कुछ इस तरह के टॉपिक्स को छेड़ देना जो आपस में नहीं मिलते, तो अपनी यानी कुछ इस तरह के सेंसिबल वे में बात नहीं की जाती जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसलिए वो उसे कहते हैं डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि आपस में मैच होना चाहिए बात का। अब देखिए, जिस तरह उन्होंने ड्राइडन को और मिल्टन को उन्होंने कहा कि इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है लेकिन इनकी पोइट्री में स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं आता, और तो कि ज़ाहिरी बात है उनकी इतनी ग्रेट एपिक रही है पैराडाइज लॉस्ट। और फिर ये जो मिल्टन हैं, इन्होंने इतना इनका इल्म था, इन्होंने ग्रीक, रोमन, होमर, विल्जर किस तरह इन्होंने इन्हें पढ़ रखा है, तो वो कहता है कि इनकी कोई शक नहीं कि इनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। लेकिन टी.एस. एलियट ने इस चीज़ को फ़ील किया कि उनकी जो पोइट्री है उसमें सॉल की कमी है, उसमें कुछ वो दिल को नहीं लगती। तो यही चीज़ है कि उसमें सेंसिबिलिटी की कमी पाई जाती है।